हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में जियांग सो रही होती है कि सुबह दरवाजा नॉक होता है। जब ये दरवाजा खोलती है तो सामने शू और गोंगली खड़े होते हैं। जियांग इनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। शू कहता है कि आज 10वां दिन है और तुम्हें आज अपने वर्कर्स को लेकर यहाँ से चले जाना है। जियांग कहती है कि तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तो शू कहते हैं कि तुम्ही ने तो मुझसे वादा किया था कि तुम आज ये जगह छोड़कर चली जाओगी। यहाँ पर जियांग का डॉग आ जाता है जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। शू गोंगली से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रहकर इस मामले को देखो, मैं जा रहा हूँ। जियांग शू को रोकने के लिए आती है लेकिन ये जा चुका होता है और फिर जियांग अपनी बाइक पर शू का पीछा करती है। जियांग अपनी बाइक शू की गाड़ी के सामने ले आती है। एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से जियांग नीचे गिर जाती है। शू उसको देखने के लिए जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरता है और इससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। ये इसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जियांग शू को हाथ भी नहीं लगाने देती। जियांग शू से कहने लगती है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती। तो शू कहता है कि मेरी गलती है, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम मेरे सामने से आ रही हो। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारी माफी का क्या करूं। शू कहता है कि मैं तुम्हें नई बाइक के लिए पैसे दे दूंगा। जियांग कहती है कि अगर तुम अमीर हो तो मैं क्या करूं, हर मसला पैसों से हल नहीं होता। शू कहता है कि तुम दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जियांग इस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें सोशल सेफ्टी के बारे में कोई जानकारी भी है, आखिर तुम्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला। इस तरह की ड्राइविंग के साथ शू अपनी गाड़ी में बैठते हुए जियांग से कहता है कि तुम इस बारे में ट्रैफिक पुलिस से बात कर सकती हो, मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। जियांग गुस्से में इसके पास आती और कहती कि गाड़ी से बाहर निकलो। जब शू बाहर नहीं आता तो ये इसको जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। शू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जियांग कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने भी मुझे हिट किया है, मेरी जमीन ले ली है और अब तुम मुझे फैक्ट्री से भी जाने का कह रहे हो। ये फैक्ट्री मेरे डैड की है। ये बात कहते हुए जियांग इमोशनल हो गई होती है तो शू उसको पानी देते हुए कहता है कि तुम थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ पहले। लेकिन जियांग गाड़ी का दरवाजा बंद करके चली जाती है और अब रोते हुए अपनी बाइक का मिरर जोड़ रही होती है। ये देखकर शू इसके पास आता है। जियांग रोते हुए शू से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो खुद ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अब ये दोनों साइड में आ गए होते हैं तो शू उसको कहता है कि मैंने तुम्हें जो लास्ट टाइम एडवाइस दी थी तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए। इतने में इसको अपनी आंट की कॉल आती है जिसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई है, इसलिए तुम्हें जल्दी से घर आना होगा। अब शू जल्दी से घर आता है। शू आंट से पूछता है कि मॉम को क्या हुआ है। तो आंट कहती है कि जिस दिन तुम अपनी मॉम से बहस करके गए थे उसी दिन से तुम्हारी मॉम की चेस्ट में पेन है, लेकिन आज तो ये कुछ ज्यादा ही सीवियर हो गई है। अब शू अपनी मॉम की MRI रिपोर्ट देख रहा होता है तो आंट इसको बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मॉम की सेहत अच्छी नहीं है, इसीलिए वो इस वक्त किसी भी किस्म का शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी आंट कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फैक्ट्री को टेक ओवर नहीं करना चाहते, लेकिन ये फैक्ट्री तुम्हारी मॉम की जिंदगी है। शू अपनी मॉम को देख रहा होता है और उसको पता लग जाता है कि इसकी मॉम को कुछ भी नहीं हुआ और ये यहाँ से चला जाता है। आंट इसकी मॉम को कहने लगती है कि अब एक्टिंग करना बंद कर दें, वो चला गया है। आंट कहती है कि आप शू को कब तक बेवकूफ बनाना चाहती हैं। तो शू की मॉम कहती है कि तकरीबन 6 महीने तक के लिए। साथ ही इसकी आंट को शू का मैसेज आता है तो ये कहने लगती है कि आप 10 मिनट के लिए भी शू को बेवकूफ नहीं बना पाई हैं। आंट अब ये वॉइस मैसेज शू की मॉम को सुनाती है। शू कहता है कि मैं फैक्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा, आप मॉम से कह दें कि वो अपने आप को टॉर्चर करना छोड़ दें, कहीं आप एक्टिंग करने के चक्कर में असल में ही बीमार ना हो जाना। अब आंट शू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला। शू कहते हैं कि आपने मुझे स्टमक का CT स्कैन दिखाकर कहा कि ये MRI स्कैन है। ये दोनों यहाँ पर यही बात कर रही होती हैं कि शू बहुत ही स्मार्ट है। शू आंट को मैसेज करके कहता है कि मैं इस वीकेंड घर पर आऊंगा डिनर के लिए। इसके बाद जियांग जब यहाँ पर आती है तो ये देखती है कि एक वर्कर मास्टर जांग से कह रहा होता है कि आप तो यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं क्योंकि मिस जियांग के ग्रैंडपा आपके मास्टर थे, लेकिन अगर हमें सैलरीज नहीं मिलेंगी तो हमें अपना बंदोबस्त कहीं और करना होगा। अब जियांग को कुछ फैक्ट्रीज दिखा रहा होता है। जियांग कहता है कि फैक्ट्रीज की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और बाकी सब ये जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है, इसीलिए वो इस सब में शामिल नहीं होना चाह रहे और हमें फैक्ट्री भी रेंट पर नहीं दे रहे। जियांग जियोन से कहती है कि हमारे पास जो पैसे हैं उनमें से आप सभी वर्कर्स को पे दे दे। जियोन तो ऐसा नहीं करना चाह रहा होता लेकिन जियांग भी अपनी जिद पर कायम होती है। आज सुबह जब शू तैयार हो रहा होता है तो इसकी कोट की पॉकेट में से वो वाला 100 यॉन का नोट निकलता है जो इसको जियांग ने दिया होता है। शू इस पर लिखा हुआ नोट पढ़कर मुस्कुराने लगता है। अब जाओ यंग शू के पास आती है तो जायोंग से कहता है कि तुमने कभी भी सोशल मीडिया पर अपने फेस वाली कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, इसलिए तुम्हारी फेस वैल्यू से फायदा उठाया जा सकता है। जायोंग कहती है कि मैं अपने फॉलोअर्स को अपनी पेंटिंग स्किल्स के जरिए अट्रैक्ट करती हूँ। शू कहता है कि तो ठीक कह रहा है, तुम्हें कुछ वीडियोस और फोटोज अपने फेस के साथ
साथ पोस्ट करनी होंगी। जाओयंग कहती है कि मिस्टर शू, मैं आज यहाँ पर सिर्फ हमारी कोऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। जियांग फैक्ट्री चाहती है तो ये मास्टर जांग से कहती है कि हम खाना खाने चलते हैं, तो ये इसको कहने लगते हैं कि आखिर में तुम अपने लिए रास्ता खुद बनाओगी, तेंग्यू के खातिर तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जियांग कहती है कि तेंग्यू के साथ सब आगे बढ़े, यही वो रास्ता है जो मैंने अपने लिए चुना है। ताओ कहता है कि तुम 5 साल के बजाय सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो, तुम्हारी ये रिक्वेस्ट पूरी करना मुश्किल है क्योंकि अकेले इन्फ्लुएंसर पर इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी 5 साल से पहले फायदा नहीं हासिल कर सकती। शू कहता है कि 2 साल का वक्त वाकई में बहुत थोड़ा है। जाओयंग कहती है कि मैं 2 साल बाद एज अ डिजाइनर ही काम करना चाहती हूँ। शू कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन टीटी मीडिया तुम्हारे लिए जो जॉब अरेंज करेगा वो तुम्हारे एज अ डिजाइनर के करियर को अफेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए जाओयंग मान जाती है। शू कहते हैं कि मैं तुम्हें टीटी मीडिया का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, हमारी मुलाकात वहाँ पर 3 बजे होगी। फिर इसके बाद जाओयंग सी साइड पर आ जाती है और यहाँ पर गाओई भी होता है जिसे जाओयंग देख लेती है। जाओयंग गाओई के पीछे आती है लेकिन ये जा चुका होता है। अब शाह सॉन्ग से मिलने के लिए आया होता है, जो उसको कह रही होती है कि तुम इस स्पेशल प्लान के लिए जाओयंग को कैसे चूज कर सकते हो, तुम जानते भी हो कि पिछले दिनों एक मसले में फंस गई थी। शू कहता है कि मैंने कल रात की लाइव स्ट्रीम देखी थी जो कि एक फेलियर थी, कंपनी के इन्फ्लुएंसर्स की जगह ही सही से सेट नहीं है और यही वो मसाइल है जिसका टीटी मीडिया को सामना है। अभी अगर हम इन मसलों को जल्द से जल्द हल नहीं करेंगे और नई कैटेगरीज डेवलप नहीं करेंगे तो बाओशिंग फिर मजीद टीटी मीडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दूसरी तरफ जाओयंग भी अब यहाँ पर आ गई होती है। नैन जो कि टीटी मीडिया का करंट इन्फ्लुएंसर होता है, ये जाओयंग के पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हुई तो तुम हमारे पास आ सकती हो। पैंग कहने लगता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम और फॉलोअर्स गेन कर लोगी। इतने में ही यहाँ पर शू आ जाता है। सोंगिन सबको यहाँ से जाने का कहती है और अब ये जाओयंग को टीटी मीडिया में वेलकम करती है। आज जियांग यंगजियान को पैसे वापस करने के लिए आ गई होती है। यंगजियान कहने लगता है कि ये पैसे देने के पास तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। जियांग कहने लगती है कि तुम्हारे दोस्तों ने तेंग्यू को कॉन्ट्रैक्ट के बगैर पेमेंट से पहले सामान सप्लाई किया था क्योंकि वो लोग तेंग्यू पर भरोसा करते हैं और अब अगर मैं उनके भरोसे को तोड़ूंगी तो मुझ में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने मेरे डैड से पैसे लेकर वापस करने से इनकार कर दिया है। यंगजियान कहता है कि क्यों ना मैं चियान से कहूँ कि तुमने सारी रकम का कुछ हिस्सा दे दिया है ताकि तुम बाकी पैसे फैक्ट्री चलाने के लिए अपने पास रख सको। इसके लिए जियांग मान जाती है, कहती है कि मैं बाकी पैसे भी तुम्हें जल्द दे दूंगी। तो यंगजियान कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अब यहाँ पर ये सब लोग आ जाते हैं क्योंकि ये लोग काफी खुश होते हैं कि तेंग्यू ने इनके पैसे वापस कर दिए हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर हमें अभी भी पूरे पैसे ना मिले तो हमारी तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और फिर जियांग सारे पैसे बांट देता है। यंगजियान इन सब को रोक भी नहीं पाता। ये जियांग से कहता है कि मुझे माफ कर दो। जियांग कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये पैसे उनको देने ही आई थी। यंगजियान कहता है कि आजकल फैक्ट्री चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरा एक दोस्त है जिसकी फैक्ट्री हुए कैपिटल ने खरीद ली है। ये नाम सुनते ही जियांग कहने लगती है कि हुए कैपिटल तो दुबताओ की है और ये शू का पार्टनर है। अब इसे शू की सारी स्कीम समझ में आ जाती है। कहने लगती है कि ये लोग मुनाफा कमाने के लिए 1-2 साल बाद इतनी बड़ी जमीन को बेचेंगे। यंगजियान कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रुकने का सोच रही हो? जियांग कहती है कि हाँ। फैक्ट्री जाने के बाद ये जियान को कॉल करके कहती है कि आप मेरे लिए कुछ फर्नीचर खरीद ले क्योंकि अब से मैं फैक्ट्री में ही रहूंगी। ये सुनकर जियान बहुत ही हैरान होता है। तो जियांग कहती है कि हम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। शो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि ये देखता है कि जियांग इसका पीछा कर रही है और अब जियांग जिम में शू से मिलने के लिए आती है। शो जियांग से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी तुम्हें सूट नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही जियांग यहाँ पर शो को वेट लिफ्ट करके दिखाने लगती है। शो इससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? तो जियांग कहती है कि मैं तेंग्यू का लैंड रेंट पर लेना चाहती हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।